हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं। हम पढ़ रहे थे पिछले क्लास में गैस की द्रव में विलेयता न, तो बताए थे कि गैस हमारा विलेय होगा और द्रव मेरा क्या होगा, विलायक होगा। तो कहता है कि यह गैस इस द्रव विलायक में बताए थे कि अलग अलग सीमाओं तक यह क्या होगा, विलेय होगा। कि अलग अलग गैसीय विलेय अलग अलग सीमाओं तक द्रव विलायक में क्या होता है, विलेय होता है न। फिर हम लोग बताए थे गैस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। तो पहला कारक था विलेय और विलायक की प्रकृति। तो हम लोग इसमें पढ़े थे कि जो आसानी से द्रव अवस्था में बदल जाए, आसानी से द्रवित हो जाए, तो वह गैस इस द्रव में मिल जाएगा। या फिर जो गैस अभिक्रिया कर ले जल के साथ या द्रव के साथ, वह उसमें जुड़ जाता है। तो ये हम लोग देखे, जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड आसानी से जल में घुल जाता है, उसी प्रकार द्रव से अभिक्रिया करने वाली गैस आसानी से द्रव विलायक में विलय होता है, जैसे HCl आसानी से जल में विलय होता है। फिर हम लोग देखे थे ताप का प्रभाव। तो बोले थे ताप बढ़ने पर गैस की द्रव में विलेयता घटती है, क्योंकि ली-सार्तेलिये सिद्धांत के अनुसार यह ऊष्माक्षेपी प्रकृति की होती है। फिर हम लोग पढ़े दाब का प्रभाव। क्या पढ़े कि दाब बढ़ने पर गैस की द्रव में विलेयता क्या होती है, बढ़ती है। और बताए थे कल के हम लोग नेक्स्ट वीडियो मतलब आज के बारे में, आज जो हम लोग पढ़ेंगे इसमें हेनरी लॉ के बारे में, ये हेनरी लॉ क्या होता है। अब हम लोग देखें दाब का प्रभाव। तो दाब में क्या कहता है सर कि दाब बढ़ने पर गैस की द्रव में विलेयता बढ़ती है। अब कैसे बढ़ती है इसको हम लोग देखें। दाब का प्रभाव खत्म हो गया यहाँ। अब हम लोग देखेंगे कि यह दाब कैसे प्रभावित करता है। आप यूं समझिए कि यह एक बर्तन है, ठीक है, और फिर कोई दूसरा बर्तन हम ये लिए, दोनों सेम साइज का बर्तन है, दोनों सेम साइज का बर्तन है, ठीक है। और इस बर्तन में नीचे द्रव भरा हुआ है, ये जो भरा हुआ है यहां द्रव भरा हुआ है, नीचे भरा हुआ है, यहां द्रव भरा हुआ है, ठीक है। अब इसमें गैस होगा, यह गैस है, यह जो हम लोग बना रहे हैं यह हमारा गैस है। ध्यान से समझेंगे। अब यह गैस है, इसके ऊपर एक बर्तन लगा होता है, पिस्टन जिसको बोलते हैं। यह पिस्टन क्या है सर, जैसे आप सिरिंज में खींचते हैं तो जो अंदर का एयर जिधर से खींचते हैं उधर से बाहर नहीं आता है, या ठेलते हैं तो उधर से नहीं घुस जाता है। मतलब वह किसी अंदर के चीज को बाहर नहीं आने देता है, ऊपर नीचे जो आगे पीछे जो होता है उसी को हम लोग पिस्टन कहते हैं। कि यह बर्तन ढका हुआ है, ऐसे ढका हुआ है ढक्कन से, ठीक है। अब इसके ऊपर एक प्रेशर लग रहा है, तो प्रेशर मेरा P लग रहा है, ठीक है। और यह गैस जो इस द्रव में मिला हुआ है, तो द्रव विलयन में क्या होगा, इस गैस का उसके साथ अलग अलग दाब होगा नहीं, अलग अलग सीमाओं तक अलग अलग गैस इससे क्या होगा, मिला रहेगा। जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है या हाइड्रोजन है, ये सब गैस मान लेते हैं कि अलग है। तो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, सबका अलग अलग दाब होगा। तो यह जो इसमें मिला होगा दाब, इसको हम लोग मोल अंश मान लेते हैं X। क्या मान लेते हैं, X, ठीक है। तो यह जो मोल अंश है अवयव का, जिस यह मिला हुआ है द्रव विलयन में, तो अब यहां से प्रेशर नॉर्मल लग रहा है। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट बर्तन में हम प्रेशर को बढ़ा देते हैं। तो गैस गैस है अपना, यह
जिस समय ये द्रव है तो द्रव है, इसके ऊपर बहुत कम, कोई दाब ज्यादा एग्जर्ट नहीं कर रहे, कोई फोर्स नहीं, सिर्फ उसमें दे करके उसको ढक्कन को बंद कर दिए। अब ढक्कन के दाब को हम बढ़ा देंगे, बढ़ा करके ढक्कन के दाब को यहां ले आएंगे, यहां ले आए। पहले हमारा यहां था, ध्यान से समझिए कि यह हमारा ढक्कन पहले यहां था, और जैसे हम लोग दाब को बढ़ा दिए, देखिए तो प्रेशर यहां से यहां बढ़ गया, नहीं, दाब को क्या कर दिए, बढ़ा दिए। तो अब यह गैस के अणु जो दूर दूर थे वह एक दूसरे के निकट आ जाएंगे, द्रव अवस्था में बदल जाएंगे, और यह द्रव द्रव में क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो कहता है कि यह गैस के अणु और द्रव के अणु एक दूसरे में क्या होंगे, मिल जाएंगे। नहीं, यह द्रव के अणु और गैस के अणु आपस में क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। मिल गया। अभी हम बता कि यह हमारा क्या है, एक्स है। अब जितना ज्यादा प्रेशर बढ़ाएंगे यह विलेयता उतना ज्यादा बढ़ेगा, मतलब यह प्रेशर बढ़ाए तब ना यह द्रव अवस्था में बदल गया गैस के अणु। तो जितना ज्यादा प्रेशर बढ़ाएंगे उतना ज्यादा इसका विलेयता क्या हो जाएगा, यह गैस इस द्रव में जाकर के मिल जाएगा। फिर प्रेशर घटाते जाएंगे तो विलेयता फिर घटते जाएंगे। तो जितना प्रेशर बढ़ाएंगे उतना ज्यादा विलेयता बढ़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि यह P समानुपाती किसके होता है, X के। कि यदि प्रेशर बढ़ाए, अब प्रेशर कैसा प्रेशर लग रहा है, आंशिक दाब। कैसा दाब, आंशिक दाब, क्योंकि अलग अलग गैसों के लिए अलग अलग दाब होगा, तो वह आंशिक दाब होता है आपका P। तो जितना आंशिक दाब बढ़ाएंगे उतना ज्यादा इसका विलेयता बढ़ेगा, और यह विलेय का मोल अंश। अब कहता है इसी के परिप्रेक्ष्य में हेनरी ने एक नियम दे दिया। पहले समझ गए कि यहां हम लोग प्रेशर को नॉर्मल रखे हैं और यहां प्रेशर को हम क्या कर दिए, बढ़ा दिए। तो जैसे प्रेशर को बढ़ाए विलेयता मेरा क्या हो गया, बढ़ गया। तो P समानुपाती X, मतलब P बढ़ेगा तो X भी बढ़ेगा, P घटेगा तो X भी घटेगा। अब इसी के संबंध में हेनरी ने 1905 में एक नियम दिया जिसको हम लोग हेनरी लॉ कहते हैं। अब देखिए हेनरी लॉ क्या कहता है, हेनरीज लॉ। ये हेनरीज लॉ का हिंदी भाषा हेनरी का नियम। हेनरी का नियम, यह हेनरी लॉ 1905 ईस्वी में दिया गया। हेनरी के द्वारा 1905 ईस्वी में यह हेनरी लॉ दिया गया। अब हेनरी लॉ क्या कहता है कि दाब, अगर ताप को भी बढ़ाते जाए, दाब को भी बढ़ाते जाए तो क्या होगा कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो यह इसको मिलने नहीं देगा, तो ताप को नियत रखना होगा। तो कहता है कि नियत ताप पर, नियत ताप पर, ताप हमारा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, नियत होना चाहिए। तो कहता है नियत ताप पर द्रव विलयन में, द्रव विलयन में, द्रव विलयन में, क्यों बोले सर द्रव विलयन, क्योंकि द्रव में यह अवयवीकरण मिल जा रहा है, इसीलिए द्रव विलयन बोले कि नियत ताप पर द्रव विलयन में विलय, विलय हमारा क्या है सर, गैस नहीं, तो विलय का मोल अंश, विलय का मोल अंश, विलय का मोल अंश उसके, उसके क्या दाब के समानुपाती होता है। दाब मतलब आंशिक दाब, उसके दाब के, दाब के समानुपाती होता है, उसके दाब के क्या होता है, समानुपाती होता है। कहता है कि यदि, यदि इस विलय
का आंशिक दाब, इस विलय के ऊपर जो दाब लग रहा है, यदि विलय का आंशिक दाब Pa, हम बताए थे A का मतलब विलय और P मतलब प्रेशर मान लेते हैं। तो विलय का आंशिक दाब क्या माने, Pa तथा मोल अंश XA हो तो क्या हो जाएगा, यदि विलय का आंशिक दाब Pa और मोल अंश क्या हो गया, XA, आंशिक दाब हो गया Pa और मोल अंश हो गया क्या, XA, तो क्या होगा, P समानुपाती XA, तो यहां लिख सकते हैं Pa समानुपाती XA। देन P बढ़ेगा तो X भी बढ़ेगा, P घटेगा तो X भी घटेगा। अब यह समानुपाती को जब हटाते हैं तो एक कांस्टेंट देना होता है, तो यहां हम Pa बराबर KH इंटू एक्स से लिख दिए। KH क्या है सर, चूंकि यह नियम हेनरी ने दिया था और कांस्टेंट है, तो KH को हेनरी कांस्टेंट कह दिया गया। तो हम लोग लिख सकते हैं वेयर KH बराबर हेनरी नियतांक, KH बराबर हेनरी नियतांक, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं हेनरी कांस्टेंट। ठीक है, अब कहता है कि KH का यूनिट, KH मतलब क्या हो गया, हेनरी स्थिरांक का यूनिट टॉर या K बार होता है। KH का यूनिट टॉर या K बार होता है। अब कहता है कि ताप बढ़ने पर KH के मान में वृद्धि होती है। ध्यान दीजिए, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो KH का मान बढ़ेगा, तो ताप बढ़ने पर तो विलेयता घटती है, तो KH का मान बढ़ेगा तो विलेयता घट जाएगी। ध्यान दीजिए क्या बोले कि ताप बढ़ने पर KH का मान, KH मतलब हेनरी कांस्टेंट, हेनरी नियतांक का मान बढ़ता है। ताप बढ़ने पर KH का मान बढ़ता है। ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा कि अगर ताप बढ़ रहा है तो KH का मान बढ़ रहा है, तो ताप बढ़ाएंगे तो विलेयता घटेगा, क्योंकि यह ऊष्माक्षेपी प्रकृति का होता है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि KH का मान बढ़ने पर, KH का मान बढ़ने पर विलेयता घटती है। KH का मान बढ़ने पर क्या होगा, विलेयता घटती है। ठीक है, तो यही हमारा हेनरी नियतांक है। तो हेनरी नियतांक क्या बोला कि नियत ताप पर, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, नियत ताप पर द्रव विलयन में विलय मतलब गैस का मोल अंश उसके दाब के समानुपाती होता है। ठीक है, और यदि विलय का आंशिक दाब Pa और मोल अंश XA हो तो Pa समानुपाती XA, Pa बराबर KH इंटू XA। अलग अलग किताब में अलग अलग तरीके से लिखा है, लेकिन ओवरऑल कहने का मतलब यही है कि नियत ताप पर, ठीक है, दाब जितना बढ़ेगा विलेयता उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग इसमें देखेंगे एक ग्राफ, गैस के आंशिक दाब एवं मोल अंश के बीच ग्राफ खींचने पर एक सरल रेखा प्राप्त होती है जिसका स्लोप बराबर KH होता है। अच्छा, एक चीज और लिख लीजिएगा कि KH का मान अलग अलग गैसों के लिए अलग अलग होता है। KH का मान
के एच का मान अलग अलग गैसों के लिए अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। केएच का मान अलग अलग गैस के लिए क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, तो केएच का मान जब दिया रहेगा तो या तो दिया रहेगा या फिर तुम लोग देखेंगे। ठीक है, तो हम इसको मिटाते हैं। एक ग्राफ है, ठीक है, किसके बीच, आंशिक दाब और मोल अंश के बीच। तो क्या है ग्राफ, देखिए यहां ध्यान से एक ग्राफ खींच रहे हैं। यहां हमारा P है, मतलब P का मतलब हो गया प्रेशर, और यहां गैस लिए हैं HCl, तो यह PHCl है। और यहां प्रेशर बढ़ेगा तो विलेयता बढ़ेगी, मतलब यहां X है और HCl है। मतलब प्रेशर और मोल अंश के बीच जब ग्राफ खींचते हैं तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है जिसका स्लोप बराबर क्या होता है, KH होता है। अब देखिए कि प्रेशर जितना ज्यादा बढ़ाएंगे विलेयता उतना ज्यादा बढ़ेगा। मान लेते, अच्छा ये है जो है का है टॉर में, किसमें है, टॉर में। दाब का जो यूनिट लिए हैं हम, इसको लिए हैं किसमें, टॉर में। अब यहां जो है प्रेशर 500 टॉर बढ़ता है, फिर 500 से बढ़ा के यहाँ 1000 टॉर कर दिए, फिर यहां बढ़ा के 1500 टॉर कर दिए। तो जितना ज्यादा प्रेशर को हम बढ़ा रहे हैं तो विलेयता उतना बढ़ेगा। तो यहां जो मान लेते हैं कि विलेयता बढ़ा 0.01, यहां जो विलेयता बढ़ा 0.02, यहां जो विलेयता बढ़ा 0.03। ठीक है, तो अब प्रेशर बढ़ा कि जब 500 टॉर प्रेशर था तो उस समय विलेयता मेरा इतना ज्यादा मोल अंश था, तो दोनों के बीच यहां एक बिंदु हो गया ना। फिर यहां अगर हम प्रेशर 1000 टॉर किए तो सॉल्युबिलिटी मेरा यहां हो गया, विलेयता यहां हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा गैस का मोल अंश का प्रेशर। और उसी तरह यहां हुआ तो हम लोग यहां लिख दिए। ठीक है सर, तो ये अलग अलग प्रेशर पर ये अलग अलग विलेयता है। तो इसमें क्या लिखेंगे, तो गैस के आंशिक दाब, गैस के आंशिक दाब एवं मोल अंश के बीच ग्राफ खींचने पर एक सरल रेखा प्राप्त होती है जिसका स्लोप बराबर KH, जिसका स्लोप बराबर क्या हो गया, KH। तो यही हमारा क्या है, ग्राफ है। अब हम लोग देखेंगे हेनरी नियम का अनुप्रयोग। तो हेनरी नियम का उपयोग क्या है, ठीक है, तो हेनरी नियम क्या बोला कि जितना ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा उतना ज्यादा विलेयता बढ़ेगा, प्रेशर घटेगा तो विलेयता घटेगा। तो हेनरी नियम का उपयोग औद्योगिक क्षेत्र में भी होता है, जैविक क्षेत्र में भी होता है, मतलब बायोलॉजिकल क्षेत्र में भी होता है। तो औद्योगिक क्षेत्र में कैसे होता है, तो जितना भी शीतल पेय पदार्थ है जिसको हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स कहते हैं ना, आप देखे होंगे कि बियर का जब बोतल लाते हैं नया नया, ऐसे ऐसे डोला करके, खूब ज्यादा डोला करके ढक्कन खोल दीजिए, पूरा बियर तेजी से क्या होता है, उड़ता है ना। तो वह जो बियर तेजी से उड़ा, हम लोग जो ऐसे ऐसे डोला करके ढक्कन खोल दिए तो उड़ गया, तो वह जो उड़ता है सर, इसका मतलब बियर में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है।
और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को उस बियर के साथ भर के और उच्च दाब पर बोतल को सील बंद कर दिया जाता है। अब जैसे वह लिक्विड है और लिक्विड में हम लोग गैस को भरे और बंद कर दिए ढक्कन को, और जब डोलाए उसको, तो डोलाने के बाद गैस है, गैस तो गतिशील है, वह पूरे पानी के साथ जाके क्या होता है, मिल जाता है। और जैसे ढक्कन खोले, गैस का नेचर होता है उड़ने वाला, तो गैस एकाएक भागता है, तो साथ में पानी को भी लेकर के क्या होता है, उड़ जाता है। तो देखने में आहा क्या मजेदार सीन है ना। तो ये तो था आपका औद्योगिक क्षेत्र में। बायोलॉजिकल सेक्टर में क्या होता कि जो ऊंचे पहाड़ पर रहते हैं लोग, उसको कहते हैं पहाड़ी लोग ना, या जो पहाड़ पर चढ़ने वाले लोग होते हैं उसको बोलते हैं पर्वतारोही। ठीक है, तो ज्यों ज्यों पहाड़ के ऊपर चला जाएगा, अच्छा समझ लीजिए इसके पहले जो हम बोले कि क्या किए कि दाब जितना ज्यादा प्रेशर डाले द्रव में CO2 की विलेयता बढ़ गई ना। उसी तरह यहाँ क्या होता है कि जब ऊंचे पहाड़ पर लोग चढ़ता है या पर्वतारोही चढ़ता है या पहाड़ पर लोग रहता है, तो धरती की तुलना में उसके ऊपर हवा का, वायुमंडल का दाब कम होता है, और दाब कम होने के कारण उस मनुष्य के, जो पहाड़ पर रहने वाले लोग होते हैं, उसके शरीर के ब्लड में ऑक्सीजन की कमी होती है। या जो धरती पर भी लोग रहता है, जो पहाड़ पर चढ़ रहा होता है, तो धीरे धीरे जितना चढ़ेगा तो उतना दबाव क्या होता है, कम होता है। तो नहीं, तो पहाड़ पर चढ़ने के बाद दबाव क्या होता है, हवा का दाब कम होते जाता है, तो ब्लड में ऑक्सीजन की कमी होते जाती है, और ये ऑक्सीजन की कमी से एक रोग होता है जिसका नाम होता है एनॉक्सिया। ठीक है, तो दबाव जितना कमा, विलेयता उतना कमा, तो इस रोग से हुआ एनॉक्सिया, और एनॉक्सिया के कारण ये एक बीमारी है जिससे मनुष्य स्पष्ट सोच नहीं सकता है। बहुत सारे लोगों को देखिएगा कि जब हाई एल्टीट्यूड माउंटेन पर चढ़ता, ऊंचे पहाड़ पर चढ़ता है, तो साथ में जो है वह क्या करता है कि कपूर रख लेता है साथ में। ठीक है, या फिनाइल का गोटी जो आता है, ठीक है, वह क्या करता है, कपूर जो है ऑक्सीजन के सप्लाई को बढ़ा देता है। कभी कभी सूंघने में लोग जैसे जैसे पहाड़ पर चढ़ते जाएगा तो वो कपूर का टुकड़ा क्या करता है, सूंघता है। ठीक है, एक बार हम केदारनाथ घूमने गए थे तो वहाँ हमको ऐसा मिला था। ठीक है, इसीलिए हम अपना अनुभव बता रहे हैं कि जितना ज़्यादा पहाड़ पर चढ़िएगा तो उतना ही ज़्यादा क्या होता है, विलेयता जो है ब्लड में ऑक्सीजन की घट जाती है। अब उल्टा कंडीशन तीसरा, कि जब समुद्री गोताखोर समुद्र के अंदर जब जाता है तो एकाएक नीचे गया, नीचे जाने के बाद गया, और पानी क्या करता है, ऊपर किसी वस्तु को फेंकना चाहता है। तो जैसे वह नीचे से एकाएक ऊपर आता है, उस समय शरीर में निम्न दाब की स्थिति हो जाती है। तो निम्न दाब की स्थिति में क्या होता है कि शरीर में एक बेंड्स का निर्माण हो जाता है, और बेंड्स के कारण काफी घातक दर्द होता है, और इससे मनुष्य मर भी सकता है। तो एकाएक सॉलिबिलिटी क्या था, बढ़ा हुआ था, और एकाएक क्या हो गया, घट गया। तो जैसे घटा तो बेंड का निर्माण हो गया, मतलब गैस तो भागना चाहेगा, और भागेगा तो वह भागने के क्रम में एक बेंड बना देगा, मतलब ब्लड कैपिलरी में जो है क्या करेगा, एक होल छेद जैसा बना देगा, या मतलब कि एयर भर जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आदमी दर्द से मर भी सकता है। तो इससे बचने के लिए जो टैंक लगा के, नाक में जो लगाता है, पीछे में एक टैंक रहता है, उस टैंक में हीलियम गैस को तनु करके डाला जाता है। ठीक है, जिसमें 11.7% हीलियम होता है, 56.2% उसमें नाइट्रोजन होता है, और 32.1% उसमें ऑक्सीजन होता है। वो डाइल्यूट करके, तनु करके उसके अंदर डाला जाता है। ठीक है, तो ये है हमारे हेनरी नियम का अनुप्रयोग। तो हम लोग देखें हेनरी नियम का अनुप्रयोग। हेनरी नियम का अनुप्रयोग। हेनरी नियम का अनुप्रयोग, तो पहला क्या बोलेंगे, कोल्ड ड्रिंक्स में, शीतल पेय पदार्थों में, शीतल पेय पदार्थों में CO2 की, अच्छा कहता है ना सर कि क्यों कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीना चाहिए।
अब सर जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ है तो उसमें कुछ ना कुछ कार्बन डाइऑक्साइड का असर होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ते हैं नाक से, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं सर, ठीक है। और हम लोग जो कोल्ड ड्रिंक गटगटाता करके पी जो लेते हैं, वह क्या करेगा, हमारे बॉडी के अंदर जाएगा और हमारी बॉडी को नुकसान करेगा। इसीलिए कहता है सर हम भारतीय हैं, ठीक है, और हम लोग ताज़ा खाने वाले लोग हैं। आजकल कोरोना का काल है, पहले इतना लोग बीमारी से नहीं मरता था जितना अब मर रहा है। रीजन सर खान पान, ठीक है। हमारे यहाँ गन्ना का जूस मिलता है, नींबू का शरबत मिलता है, वो नहीं पियेंगे, लेकिन कोल्ड ड्रिंक्स नहीं, लेमन सोडा मंगा के पियेंगे और पता नहीं जाने क्या क्या नहीं। तो इसीलिए दिमाग को देसी बनाइए और देसी जिए सर। जैसा सोच वैसा कहता है विचार, सोच और विचार एक जैसा होगा, तो देसी बनिए और देसी चीज का प्रयोग कीजिए। शीतल पेय पदार्थों में CO2 की विलेयता, CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए, शीतल पेय पदार्थों में CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए उच्च दाब पर बोतल को सीलबंद किया जाता है, बोतल को सीलबंद किया जाता है, ठीक है। दूसरा क्या उपयोग होगा सर, नहीं तो कहता ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने वाले, ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने वाले पर्वतारोही या पहाड़ पर रहने वाले लोगों के ब्लड में ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है, जिससे या ब्लड में ऑक्सीजन की सांद्रता भी लिख सकते हैं, या ऑक्सीजन की सांद्रता कम होती है। देखिए ऑक्सीजन की सांद्रता कम होती है, जिससे उसे एनॉक्सिया नामक बीमारी हो जाती है, ठीक है। अब इस बीमारी के कारण क्या होता है, इस बीमारी के कारण मनुष्य स्पष्ट सोच नहीं पाता है। फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम लोग तीसरा देखेंगे। अब हम लोग देखते हैं तीसरा,
गोताखोर द्वारा समुद्री गोताखोर द्वारा समुद्र से एकाएक ऊपर आने पर मतलब क्या, निम्न दाब की स्थिति में, एकाएक ऊपर आने पर क्या होता है, बेंड्स का निर्माण हो जाता है। बेंड्स का निर्माण हो जाता है। शरीर में लिख लीजिए, ज्यादा बना लेगा। शरीर में बेंड्स का निर्माण हो जाता है। ठीक है, इससे बचने के लिए सांस लेने वाले टैंकों में हीलियम को तनुकर भरा जाता है। सांस लेने वाले टैंकों में हीलियम को तनुकर भरा जाता है, जिसमें 11.7% हीलियम, ठीक है, और क्या होगा 56.2% नाइट्रोजन तथा 32.1% ऑक्सीजन होता है। ठीक है, जिसमें क्या बोले कि 11.7% हीलियम, 56.2% नाइट्रोजन और 32.1% क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। तो ये था हेनरी नियम का अनुप्रयोग। ठीक है, अब कुछ सीमाएं हैं हेनरी नियम की। ये हेनरी नियम कहां तक लागू होता है? तो हेनरी नियम जो है सर, यह सिर्फ आइडियल गैस के लिए लागू होता है, आदर्श गैस के लिए लागू होता है। एक्चुअल में दुनिया में कोई गैस आदर्श नहीं होता है, कुछ गैस आदर्श के समकक्ष होते हैं। ठीक है, तो कहता है कि यह आइडियल गैस के लिए लागू होता है, वास्तविक गैस के लिए उच्च दाब और निम्न ताप की स्थिति मान्य होती है। सीधा सा यह जो है आदर्श गैस के लिए लागू होता है। दूसरा कहता है कि यह गैस जो द्रव से अभिक्रिया कर ले उसके लिए यह नियम लागू नहीं होता है। हेनरी का नियम, जो गैस अभिक्रिया कर लेगा द्रव से, उसके लिए लागू नहीं होता। ठीक है, और तीसरा कहता है कि विलयन में गैस को विघटित नहीं होना चाहिए, मिलना नहीं चाहिए, मतलब सीधा अभिक्रिया नहीं करना चाहिए। तो हम लोग ये भी देख लें। हेनरी नियम की सीमाएं। हेनरी नियम की सीमाएं लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ। तो सबसे पहला क्या लिखेंगे, यह नियम आदर्श गैस के लिए
मान्य है, मान्य होता है। ठीक है। दूसरा, द्रव विलायक से अभिक्रिया करने वाली गैसों के लिए यह नियम मान्य नहीं है। गैसों से अभिक्रिया करने वाले गैस, यह द्रव विलायक से अभिक्रिया करने वाले गैसों के लिए नियम मान्य नहीं है। और तीसरा लिख सकते हैं इसमें, विलयन में गैस को विघटित नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब इसके साथ हमारा हेनरी नियम समाप्त हो गया। इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो हम लोग देखेंगे। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या क्या देखें इसमें, ठोस की द्रव में विलेयता और गैस की द्रव में विलेयता। अब नेक्स्ट टॉपिक में जो हम लोग देखेंगे, द्रव की द्रव में विलेयता। ठीक है। काफी मजेदार टॉपिक है, काफी मजा आने वाला है। चलिए, थैंक यू।